Hello everyone, this is Ashik Ali on behalf of City Mental Health Services. I welcome you all in our today's lecture series. आज हम जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आए हुए हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज साइकोलॉजी करियर इन इटली। ठीक है जी। तो हमारे साथ आज के जो इस टॉपिक पर बात करने के लिए जो हमारे साथ गेस्ट स्पीकर हैं, जो रिसोर्स पर्सन है, शी इज मिस आयशा रशीद। शी इज PhD स्कॉलर एंड करंटली शी इज वर्किंग इन इटली। तो आज हम इनसे ये जानेंगे कि साइकोलॉजी का करियर इटली में कैसा होता है। साइकोलॉजी अगर एक साइकोलॉजिस्ट इटली में अपने आप को जो है वो देखना चाहता है, वहां पर काम करना चाहता है, तो उनको जो है वो किन प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, वहां पर साइकोलॉजी का करियर कैसा होता है। तो सबसे पहले मिस आयशा, आई वेलकम यू एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने अपने स्केड्यूल से टाइम निकाला हमारे लिए। थैंक यू सो मच। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, और CMHS के प्लेटफॉर्म का भी शुक्रिया, और स्पेशली ऑडियंस का भी कि उन्होंने इसको ज्वाइन किया। और मेरी कोशिश होगी कि आज के इस वेबिनार से कुछ नहीं तो कुछ लोग एटलीस्ट फ़ायदा उठाकर जाएं। थैंक यू आयशा। अच्छा आयशा, मुझे जो है वो हम बिना किसी देर के, चूंकि CMHS के ऊपर तो हम बात करते रहते हैं, लोगों को CMHS के बारे में तो ऑलरेडी पता है कि भाई CMHS किस तरीके से काम कर रहा है और जो है वो किस पर्सपेक्टिव में काम कर रहा होता है। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है मेन, तो हम कोशिश करते हैं कि हम बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए और बगैर किसी जो है वो और चीज़ के ऊपर बात करते हुए हम फौरन से अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक है साइकोलॉजी करियर इन इन इटली। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर यूरोप का गेटवे समझा जाता है ना, तो वो इटली को समझा जाता है। इसके थ्रू आप एंटर हो सकते हैं बहुत ईजी वे में। इसमें जब आप इसमें बात आती है फिर लाइसेंस्ड और रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट की। पाकिस्तान में हम लोग जो क्वालिफिकेशन लेते हैं, उसमें जब आप मास्टर्स लेते हो अपने एक्सपीरियंसेस के साथ, आप इंटर्नशिप भी करते हो, उसके बाद आप वहाँ पे लाइसेंस हो जाते हो। आपकी जो जॉब है ना, वो ही आपको लाइसेंस प्रोवाइड कर देता है। लेकिन जब आप फॉरेन में आते हो तो आपको आइडिया होता है कि एक तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम होता है ना, उसमें हमें क्रेडिट आवर्स समटाइम्स मैच नहीं करते। मैं सब यूनिवर्सिटीज़ को नहीं कहूँगी, लेकिन मोस्टली हमारे जो कोर्स टाइटल होते हैं और जो कोर्स के क्रेडिट आवर्स होते हैं वो मैच नहीं कर रहे होते हैं। फिर जब हम यहाँ पर आते हैं ना, तो हमें पाकिस्तान में जो हायर स्टडीज़ लगता है ना, MS या MPhil, वो यहाँ पर आके हमें रिपीट करना पड़ जाता है। और अगर हम नहीं करते, लेट्स सपोज हम इतना एलिजिबल समझते हैं खुद को, तो यहाँ पे स्टेट लेवल में एक यूरोपियन साइकोलॉजी का टेस्ट होता है जो आपको देना पड़ता है। आप यूरोप में किसी भी कंट्री में चले जाएंगे ना, आपको वो देना पड़ेगा, और उसमें आपको क्लियर भी होना है। उसके बाद आपको लाइसेंस मिलता है। अब उस टेस्ट में ऑब्वियसली इस मुल्क का बना हुआ है ना, तो वो यहाँ की स्टडीज के अकॉर्डिंगली उस टेस्ट को बनाते हैं, जो हम लोग क्लियर नहीं कर पाते। उसके लिए फिर हमें अगेन रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि हमारे जो कोर्स में डेफिशिएंसीज हैं उसको ओवरकम किया जाए। उसके लिए वो हमें PGD देते हैं या एडवांस कोर्स देते हैं कोई पढ़ने को। वो भी कोई कोई यूनिवर्सिटी देती है, सब नहीं देते। और मज़े की चीज़ ये, जो कि मुझे तो बड़ी प्रॉब्लमेटिक लगती है, कि लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा आता है। ओब्वियसली हमारी फील्ड ऐसी है कि हमें कम्युनिकेशन और रेपो डेवलप करना होता है अपने क्लाइंट के साथ। अगर हमें इनकी नेटिव लैंग्वेज ही नहीं आएगी तो हम लोग उनसे कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन लोगों ने अपने जो टेस्ट रखे हुए हैं वो अपने नेटिव लैंग्वेज में रखा हुआ है। अब इटली में आकर जो सबसे पहला मसला होता है ना, वो आपका लैंग्वेज का होता है। हमें बचपन से पढ़ाया जाता है हमारे एकेडमिक्स में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, इवन इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। भाई हाँ, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये चलती भी है, लेकिन आपको फ्रेंच मस्ट आनी चाहिए। मैं तो यहाँ पे अगर जितने भी यंगस्टर्स हैं ना, चाहे वो BS ऑनर्स करें या मास्टर्स करें, इवन वो PhD करें, यार आप लोग लैंग्वेज की तरफ आएँ। हम लोगों को इस चीज़ की इंपॉर्टेंस कभी बताई नहीं गई, लेकिन अंग्रेज़ी जहाँ पे नहीं चलती ना, वहाँ पे फ्रेंच चल रही होती है। और फ्रेंच आपको अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, आप किसी भी कंट्रीज़ में चले जाएँ ना, किसी भी कंट्री में, आपको वहाँ पे फ्रेंच ज़रूर बोलना पड़ेगा। तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँ, तो मैं कंटिन्यूअसली 3 साल से अपनी लैंग्वेज पे ही काम कर रही हूँ, जिसमें अभी सिर्फ़ इटालियन लैंग्वेज है, क्योंकि वो टोटली डिफरेंट है इंग्लिश से। और जब तक आपको वो नहीं आएगी, आप यहाँ फ़ील्ड के अंदर नहीं जा सकते। इनफैक्ट यहाँ पे इंग्लिश में कोर्सेज़ भी आपको ऑफ़र करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद भी आपको फील्ड में ही आना है ना, तो फिर आपको लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। तो मेरा सबको रिकमेंडेशन फर्स्ट तो यही होगी कि प्लीज़ आप लोग लैंग्वेज पे काम करें और आप लोग ओके सीखें। अच्छा, एक चीज कुछ हमें आप ये बताइएगा कि जबकि इटली के अंदर जो है वो इटालियन लैंग्वेज भी है, तो आप फ्रेंच का ही रिकमेंड क्यों कर रही हैं? सर, चूँकि फ्रेंच सबसे ज़्यादा चल रही होती है, जैसे हमारे यहाँ उर्दू तो हो गई, यहाँ पे इटालियन हो गई। उसके बाद हमारे यहाँ इंग्लिश हो गई, यहाँ पे फ्रेंच हो गई।
ओके। अच्छा एक और चीज़ ये बताइएगा अब जैसे आपने बताया कि क्रेडिट आवर्स वहाँ पर जो है वो मस्ट होते हैं, नीडेड होते हैं। तो कितने क्रेडिट आवर्स वहाँ पर जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं एक नॉर्मल साइकोलॉजिस्ट को वहाँ पर जो है वो इन होने में? सर हर यूनिवर्सिटी का इनका डिफरेंट होता है क्राइटेरिया। अब उसमें क्रेडिट आवर्स में ना सबसे पहले हमारे कोर्सेज़ को वो देखते हैं कि हमने कोर्सेज़ कौन से पढ़े हुए हैं। जैसे वहाँ पे कॉग्निटिव साइंसेज़ को आप सीबीटी पे आगे ख़त्म कर देंगे या आरईबीटी पे ख़त्म कर देंगे। लेकिन यहाँ को कॉग्निशन को न्यूरो साइंस के साथ मिला देते हैं और उसमें रोबोटिक्स भी उन्होंने शामिल किए हैं। रोबोटिक्स पे काम कर रहे हैं, जो ब्रेन से कंप्यूटर में चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं, उसको मतलब इस कदर लेटेस्ट है कि वो अभी तक समझ ही नहीं आ पा रही होती हैं कि ये है क्या? और जब हम एडमिशन लेने जाते हैं ना, तो हमें वो कहते हैं, "आपने कंप्यूटर साइंसेज़ पढ़ा एमएस में या बीएस में?" हम कहते हैं, "नहीं, हम तो सिर्फ़ प्रोफिशिएंट हैं, लेकिन हमें ये नहीं आता।" अब ईईजी जो हम लोग करते हैं, वो हम लोगों में से शायद ही मैंने खुद नहीं किया पाकिस्तान में, लेकिन जिन लोगों ने किया, वो भी उस लेवल का नहीं किया होगा जैसा कि यहाँ पे है। अनटिल अनलेस आपको यहाँ के इक्विवेलेंट आने के लिए वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। अच्छा एक और चीज़ ये बताइएगा कि आप जो है वो जैसे आपने अभी बताया कि ईईजी या रोबोटिक्स जो होते हैं, तो क्या अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल यहाँ से आ रहा है वहाँ पर और वो जो है वो शॉर्ट कोर्सेज़ करता है कंप्यूटर के, तो क्या वो उसके लिए इनफ होते हैं कि वो रोबोटिक्स को भी उसके साथ रिलेट कर सके या कुछ इस तरीके से? नहीं, उसके लिए फिर उसको बीएस से स्टार्ट होना पड़ेगा। उसका कुछ एग्ज़ैम्प्ट हो जाएगा, 4 साल से शायद वो 3 साल कर देंगे। वो भी कोई-कोई यूनिवर्सिटी लीनिएंसी शो करेगी, लेकिन सर उसके लिए भी आपको इनकी लैंग्वेज में आना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारा फ़ील्ड ऐसी है कि जब तक कम्युनिकेशन ही नहीं होगी, आप काम ही नहीं कर पाओगे। एग्ज़ैक्टली बहुत आपने सही बताया। अच्छा यहाँ पर जो है वो स्टेट लेवल का अलग-अलग लाइसेंस होता है या ओवरऑल मतलब इटली का एक ही उनकी कोई एसोसिएशन है जो कि लाइसेंस देती है? सर पूरे यूरोप में एक ही लाइसेंस चलता है जो कि यूरोपीय यूनियन का होता है। उसके बाद आप करके चाहे फ्रांस में करें, जर्मनी करें, स्विस जाएँ, जहाँ मर्ज़ी जाएँ वो लाइसेंस आपके काम आएगा। वो ओवरऑल अमेरिका में भी काम आएगा आपके, कनाडा में भी, इंग्लिश कंट्रीज़ में भी आएगा, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी आएगा, अफ्रीका में भी आएगा। ओके तो यहाँ पर जो ऑडियंस हमें देख रही है ये मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आप लोगों के कोई सवालात हैं जो कि आप इस टॉपिक से रिलेटेड पूछना चाहते हैं कि एक साइकोलॉजिस्ट अपना करियर किस तरीके से जो है वो बना सकता है इटली के अंदर, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें अपने सवालात लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालात को हम फुल्ली तरीके से जो है वो आंसर करें और आप लोगों को सैटिस्फाई करें। अच्छा मिस आयशा आप मुझे काइंडली ये बताइएगा आपने बहुत जो है वो कम टाइम में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कंसाइज़ली बहुत अच्छे तरीके से जो है वो हमें डिलीवर किया है और इवन अच्छा अब यहाँ पर अब हम चलते हैं सॉल्यूशंस की तरफ, ठीक है? अच्छा ये कुछ रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास कि हमारी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज़ को अगर हम काउंट कर लेते हैं तो वहाँ पर जो है वो इतना ज़्यादा हमें जो है ना वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही होती, नो डाउट लेकिन अ, अब हम अगर सॉल्यूशंस की तरफ जाएँ जो कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल यहाँ पर जब एक स्टूडेंट एमएस करता है या एमफिल करता है तो उसकी साइकोलॉजी की तो वही दुनिया होती है। उसको ये लगता है कि बस साइकोलॉजी जो है वो इससे स्टार्ट हो रही होती है, सीबीटी से स्टार्ट हो रही होती है, वो सीबीटी पे ही खत्म हो रही होती है, ठीक है? तो उसके लिए सारा कुछ सीबीटी ही हो रहा होता है और उसके अलावा मतलब यहाँ पर अगर लाइसेंस हमारे पास नहीं है, तो उसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि अगर कोई बंदा सीबीटी की कोई बुक पढ़ लेता है या किसी जो इंस्टीट्यूट से शॉर्ट कोर्स 2 मंथ्स का 1 मंथ का कर लेता है, तो वो अपने आप को सीबीटी थेरेपिस्ट कहलवाना शुरू कर देता है। लेकिन चूँकि हमारे पास कोई भी लाइसेंस नहीं है, कोई भी इस तरीके से चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई इदारा ऐसा नहीं है जो कि हमें चेक एंड बैलेंस करके हमें जो है वो चीज़ बता रहा हो। अच्छा तो आप अभी क्या रिकमेंड करेंगी यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए जो बीएस के स्टूडेंट्स हैं या जो एमएस में एनरोल हो गए हैं, एमफिल में एनरोल हो गए हैं, आप उन लोगों के लिए क्या रिकमेंड करेंगे कि अगर वो इंटरनेशनली अपने जॉब करना चाहते हैं या यूरोपियन कंट्रीज़ में वो वहाँ पर जाके काम करना चाहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं पहले भी कहा है लैंग्वेज सीखें, क्योंकि इसका मुझे बहुत फ़ील हुआ कि मेरे में ये कमी रह गई। शायद मुझे कोई गाइड कर देता कि आप कम से कम फ्रेंच सीख लें। फ्रेंच मैं बार-बार इसलिए कहती हूँ, क्योंकि सारी दुनिया में फ्रेंच इंग्लिश के बाद आ रही है और यूरोप में तो इंग्लिश बहुत कम लोग बोलते हैं, मोस्टली फ्रेंच बोलेंगे आपके साथ।
तो उसको ओवरकम करें। दूसरा, हमारे यहाँ जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट हैं। अब लड़कियों का जो स्टेट ऑफ माइंड होता है, आपको पता है हमारे यहाँ डिफरेंट है कि आप पढ़ेंगे और आपको कोई पता नहीं आपकी शादी कहाँ पे हो रही है या आप कहाँ जा रहे हैं इन फ्यूचर। तो वो इसी में ही होती है कि यार चलो जो चल रहा है उसको चलने देते हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे हम। लेकिन थोड़ा फ्यूचर ओरिएंटेड होकर अगर देखें ना हम लोग, तो अगर स्टेट लेवल पे हमारी ये हेल्प नहीं की जाती ना, तो हमें खुद से सोच के आगे बढ़ना चाहिए कि हमने कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है और हमने क्या करना है। लेट्स सपोज यूनिवर्सिटी अगर हमें ऑफर करे ना हमारे कोर्स के दरमियान कि यार आप 100 मार्क्स का काउंसलिंग पढ़ लें, आप रिसर्च छोड़ दें, क्या होगा? हम लोग काउंसलिंग पढ़ने बैठ जाएंगे, हम लोग रिसर्च को छोड़ देंगे। हमें सबसे पहले रिसर्च ओरिएंटेड होना है। रिसर्च ओरिएंटेड में आपको ये नहीं हम कह रहे कि आप फैक्टर एनालिसिस करने लग जाएं, मीडिएशन मॉडरेशन पढ़ने लग जाएं, नहीं। आप सिंपल चीज़ों में से कर लें, आप कोई कोरिलेशन लगा लें, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज कर लें, आप ग्राउंड थ्योरी पे काम कर लें, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मिक्स मैथ आप कुछ भी करें, लेकिन प्लीज रिसर्च करें। रिसर्च करो, अपनी पब्लिकेशंस करें, अपने आप को लेवल पे लेकर आए कि आप इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच सके। अनटिल अनलेस आपके पास ये तो होगा कि भाई ठीक है मेरे क्रेडिट आवर्स पूरे नहीं है, बट मेरी रिसर्चेस देखें ना आप, मेरे वेबिनार्स देख लें, मेरे आप वर्कशॉप्स देख लें। अगर मैं अपने बारे में बताऊँ ना सर, मैंने फाउंटेन हाउस रिहैबिलिटेशन सेंटर में बहुत अर्सा काम किया। पहले मैं वॉलंटियरली काम करती रही। पर्सनली आई बिलोंग्स टू कंजर्वेटिव फैमिली, तो थोड़ा डिफरेंट सेटअप था, जॉब का परमिशन नहीं था, तो मैं चलती थी वॉलंटियरली। उसके बाद मैं वहाँ पे एज अ कंसल्टेंट जॉब किया। फिर मैं एक जेल में गई, वहाँ पे जेल साइकोलॉजिस्ट के लिए मैंने काम किया, काउंसलिंग सेशंस दिए और मैं रिसर्च में आई। फिर साथ साथ मैंने एज अ पर्सनल असिस्टेंट भी काम किया। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। आप जिस जगह पे जाओगे ना, आप अगर खुद ग्रो करने वाले हो तो आप उसको ग्रो कर लोगे। मैंने स्कूल में एज अ स्कूल साइकोलॉजिस्ट भी काम किया। मकसद सिर्फ ये बताने का कि जब आप किसी और मार्केट में जाते हो ना, तो वहां जाके आपको ये देखना होता है कि आपने इंटरनेशनली क्या किया। मैंने पाकिस्तान में क्या किया, दैट डजंट मैटर। ठीक है, वो मुझे एक्सपीरियंस लेटर मिलते रहे हैं, लेकिन मेरी वो लाइसेंस नहीं था, मैं रजिस्टर्ड नहीं थी। मेरी वो चीज पे तो वो मजाक उड़ाएंगे कि यार आपके पास लाइसेंस ही नहीं था तो आप वहां कैसे काम करती थी हेल्थ साइकोलॉजी के साथ। लेकिन हमारे यहाँ होता है। इसीलिए तो हमारे यहाँ मेंटल इलनेस में आप जितने लोगों से बात करो, बिहार में 99% कह देंगे हम थेरेपिस्ट के गए थे, हमने एक विजिट लिया, दोबारा हम गए ही नहीं है। एग्जैक्टली अच्छा, यहाँ पर आयशा, अब हमें ये भी बताइए, गुले अक्सा ने एक सवाल पूछा है, तो हम साथ साथ क्वेश्चंस को भी जो है वो एंटरटेन करते जा रहे हैं। स्क्रीन पे आ रहा है, मैं इसको रीड भी कर देता हूँ। वो ये कहते हैं कि व्हाट इफ समवन डज पीएचडी फ्रॉम इटली आफ्टर एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, वुड दे स्टिल आस्क फॉर एक्स्ट्रा कोर्सेज? उनके कहने का अम, मतलब ये आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसका आंसर कर लें। समझ आ गया सर। गुलेक्सा का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सबसे पहली बात तो ये कि पीएचडी जो है वो इंग्लिश में आपको ऑफर होती है, और पीएचडी के लिए आपको लाइसेंस की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वैसे प्रैक्टिस करने नहीं जा रहे हो, आप रिसर्च की फील्ड में जा रहे हो, आप क्लिनिकल साइकोलॉजी को साइड पे कर रहे हो। आप जब पीएचडी करेंगी ना, तो आपको वो इंग्लिश में ही ऑफर होगी, और उसके बाद आपको अगर 11 लोगों का बैच है ना, उसमें से 10 को ये सीट ऑफर करते हैं। तो मैं तो यही रेकमेंड करूंगी कि भाई अपना एमएस कंप्लीट करो और स्कॉलरशिप पे कोशिश करें, मैक्सिमम लोग बाहर आए भाई, पाकिस्तान में रेमिटेंस भेजें ताकि उसकी इकोनॉमी बेहतर हो। तो उसमें आपका एक तो लैंग्वेज बैरियर भी नहीं आएगा, दूसरा आपके पास रिसर्चेज होनी चाहिए भाई। अगर आपके पास रिसर्चेज हैं, आपके पास एक्सपोजर है, आपकी डिग्री भी है आपके पास, तो उसको वो रेकमेंड, आपकी रिकमेंडेड है, आपको कर लेंगे वो एक्सेप्ट। लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ेगा क्या क्या मजीद रिक्वायरमेंट है। यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है ना, कुछ होती हैं वो ट्रांसलेशन मांगती हैं आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स की, कुछ कहते हैं वैसे ही आ जाएं। ओके। अच्छा, अच्छा, एक और चीज हमें बताइएगा कि जैसे हमारी अभी बात हो रही थी कि रिसर्च के ऊपर ज्यादातर लोग जाएं, तो क्या रिसर्च के ऊपर ज्यादा काम करने के बाद, पब्लिकेशन करने के बाद वो रिसर्च करें और ये तमाम चीजें जब कर रहे हैं, तो उसके बाद उनका क्या क्लिनिकल साइड में फ्यूचर है बाहर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर? सर रिसर्च वाली साइड पे जाएंगे तो आप पीएचडी को लीड करेंगे, और अगर आपने साइकोलॉजिस्ट एज अ थेरेपिस्ट आपने यहाँ पे करना है, तो पहले तो आपने जो थेरेपिस्ट बनना है वो आपको कोर्स करना है, और आपको लाइसेंस होना है यहाँ पे। लाइसेंस के लिए आपको लैंग्वेज सीखनी है, फिर आपको एग्जाम देना है, उससे आपने जिस फील्ड में आप थेरेपिस्ट हो ना, उस फील्ड का आपको एग्जाम देना है। जैसे अगर कोई वहाँ पे हिप्नोसिस का है, हिप्नोथेरेपी करवा रहा है, तो उसको यहाँ पे उसका रेलिवेंट पूरा एक जर्नल भी देना होगा और हिप्नोसिस का भी देना है, और उसके लिए इटालियन लैंग्वेज में देना होगा। अगर आप जर्मनी में करेंगे तो जर्मन लैंग्वेज में, आप स्विस में करेंगे तो स्विस में, जिस मुल्क में जाएंगे उसकी जबान में आप देंगे टेस्ट।
ओके। अच्छा, यहाँ पर आयशा, मैं आपको एक्नॉलेज करता चलूँ कि गुलिया अक्सा ने आपको थैंक यू कहा है कि आपका आंसर उसको टू द पॉइंट लगा और उसकी जो क्यूरी थी वो काफ़ी हद तक अच्छे तरीके से उसकी क्लियर हो गई है। तो अच्छा, यहाँ पर लास्ट चूँकि हम अभी इसको सम अप करने वाले हैं अपने सेशन को, आज के वेबिनार को, और इसमें आप हमें जो है ना लास्ट में अगर इसको आप सम अप कंक्लूड किस तरीके से करेंगे, सम अप आप कैसे करेंगे इसको, वेबिनार को? सर मैं एक बात कहना चाहूँगी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को, खुदारा धक्का लगा के ज़िंदगी को मत चलाओ। एक स्पेसिफिक फ़ील्ड में आओ, उस फ़ील्ड के बारे में टोटल नॉलेज रखो, ओवर कॉन्फिडेंस ख़त्म करें। आप जिस फ़ील्ड में जाना चाहते हैं ना, देखो आप ऑर्गेनाइज़ेशन में जाना चाहते हो ना, आप ऑर्गेनाइज़ेशनल को पकड़ के लेके चलो। आप हेल्थ में जाना चाहते हो ना, आप देखो हेल्थ की सीट्स कितनी हैं, अगर आपको पैसा कमाना है तो हेल्थ के हिसाब से चलो। अगर आपको बाहर आना है, आपको पीएचडी करना है तो रिसर्चेस को लेकर चलो। ये नहीं कि आपने किया हेल्थ है बनने, आप क्लिनिकल चले गए और उसके बाद आपका रिसर्च में आने का दिल कर गया। हम लोग जो कि 80s के हैं, ठीक है? अब मैं अपनी एज भी बताने बैठी हूँ सर। हम लोग जो 80s के हैं ना, हम लोग को ये प्रॉब्लम आ गई कि हम लोगों को इतना आइडिया नहीं था। लेकिन वक़्त के साथ-साथ पता चलता है कि इन लोगों को ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। मैं इंस्टाग्राम पे देखूँ हर कोई साइकोलॉजिस्ट हर किसी ने यूँ लगाया हुआ है जैसे काउंसलिंग मज़ाक है। भई काउंसलिंग एक एक प्रोसीजर है, एक टेक्नीक है। क्लिनिकल साइकोलॉजी में आप डायग्नोसिस देते हो, किसी की जान पे बनी हुई होती है और आप उसको इतना ईज़िली डायग्नोसिस दे देते हैं। तो खुदारा अगर कुछ करना है ना, तो हर फ़ील्ड को समझो, हर क्राइटेरिया को समझो, नेट सर्फिंग की आदत डालें, सर्च करें, यूनिवर्सिटीज़ देखें। दुनिया आपको बुलाने के लिए बैठी हुई है क्योंकि यहाँ पे जो गोरा है, जिसको नॉर्मली समझा जाता है कि वो बहुत पढ़ा-लिखा है, वो बहुत आगे जाता है, भई वो ए-ओ लेवल्स के बाद कुछ पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि उनका मुल्क उनको इतना फैसिलिटेट कर रहा होता है, उनको बिज़नेसेस ऑफ़र हो रहे होते हैं। उनको इतनी पॉलिसीज़ मिल रही होती है, उनको क्या ज़रूरत है सिर खपाने की पढ़ाई में? ये तो हम लोग हैं जो पढ़ने के लिए बेचैन हैं। तो आप लोग जब भी पढ़ो, सर्च करो, पीएचडी की तरफ आएँ, एमफिल की तरफ आएँ, स्कॉलरशिप्स अवेल करें। अगर आपकी शादी बाहर हो जाती है, तो अपनी तालीम को ज़ाया मत करें, आगे बढ़ें। सबसे पहले लैंग्वेजेज़ सीखें। यहाँ पे स्कूल लेवल पे आपको फ्रेंच, इंग्लिश और इनकी नेटिव लैंग्वेज तो है ही। इनको स्कूल लेवल पे इतनी ज़बानें सिखा दी जाती हैं कि किसी भी कंट्री में आराम से जाके बैठ जाते हैं। और हम लोग किसी भी जगह पे जाके अपनी वही अंग्रेज़ी लेके वो जी इंग्लिश बोलचाल के कोर्स हो रहे हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के कोर्स हो रहे हैं। आज जाके 40-45 हज़ार का आप आइल्स करने चले गए हो, लेकिन यहाँ पे जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो ना, लेट्स सपोज़ कोई गुलिया राना करी हैं उसमें पीएचडी में अप्लाई करती हैं। तो अगर इनके पास आइल्स नहीं है ना, तो आप यूनिवर्सिटी से कहते हो कि मैं उधर आके दे दूँगी यार, तो वो आपका एक्सेप्ट कर लेते हैं ये एक्सक्यूज़। अगर आपका एक्सपीरियंस है, रिसर्चेज़ हैं, आपका एक्सपोज़र है और आपका जो यूनिवर्सिटी है वो आपके एफ़िलिएटेड है, तो वो आपको अलाउ करेंगे आना, यहाँ आके दे दें आप आइल्स, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको बाकी जगह पे पढ़ना है, चीज़ों को कोप अप करना है, अच्छे से चलना है, तो लैंग्वेजेज़ सीखें, रिसर्चेज़ करें और नेट सर्फिंग करें, ढूँढें यूनिवर्सिटीज़ को, पूल्स में ढूँढें चीज़ें। आपको यूरोप में यूनिवर्सिटीज़ बहुत सस्ती मिलेंगी, लेकिन जो इंग्लिश वाले कंट्रीज़ हैं ना, वहाँ पे एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव है। आप कनाडा, अमेरिका, नीदरलैंड्स ऐसे कंट्रीज़ में आप इतनी जल्दी सर्वाइव नहीं कर पाएँगे क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है और इतना खर्चा नहीं उठा सकते घर वाले। उतने में घर वाले कहेंगे भाई तुम्हारी शादी हो जाएगी या कोई कहेगा हम इतने में प्लॉट ले सकते हैं। तो बेहतर है आप लोग यूरोप को कैच करें, उसके लिए ज़बान सीखें, प्रॉपर चैनल के थ्रू आएँ और आके यहाँ पे अपनी सीटें ग्रैब करें, बहुत जगह पड़ी है, बहुत मार्केट खुली पड़ी है। पीएचडीज़ करें, उसके बाद यहीं पे आपको सीट मिलेगी, यहीं पे जॉब करें। उसके लिए अगर आप पीएचडी का किसी को प्रोसीजर भी चाहिए, वो भी मैं देने के लिए आप लोगों को तैयार हूँ। अगर कोई विलिंग है तो बता दें, और गाइडलाइन देने में तो कोई हर्ज नहीं होता। मेरी वजह से अगर किसी एक का भी भला हो तो मैं बहुत खुश होंगी। ओके। आयशा, अगर हम एक छोटा-सा आप हम रोड मैप दे देते हैं, जो कि अब हो सकता है कि आज के हमारे इस वेबिनार के बाद जो है वो लोग लग जाएँ इस पे कि भई हमें जो है वो मतलब इटली जाना है, यूरोपियन कंट्रीज़ में जाना है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि फ़ौरन से अपने डिसीज़न्स जो है वो चेंज कर रहे होते हैं, और मतलब इस तरीके से जब जैसे आपने अभी बताया कि असल में जो कि एक अपनी ज़िंदगी में थेरेपिस्ट या काउंसलर होने के लिए जा रहा होता है, तो स्टूडेंट लाइफ में उसको खुद को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है जी। तो अब अगर हम एक रोड मैप बना लें, एक छोटा-सा अगर हम एग्ज़ाम्पल दे दें कि भई अगर एक बीए साइकोलॉजी का स्टूडेंट है, जो कि 5th या 6th सेमेस्टर में या लास्ट सेमेस्टर में बीएस में पढ़ रहा है, तो उसको अपने करियर को किस तरीके से लेके जाना चाहिए? मतलब आप उसके लिए क्या रिकमेंड करती हैं कि पहले उसको क्या करना चाहिए? मतलब वो अभी फाइनल सेमेस्टर में है बीएस के अंदर, तो उसको अपने उसको रोड मैप आप क्या सजेस्ट करती हैं?
सर बीएस वो किस में कर रहा है, क्लिनिकल में या किस में? देखिए, हमारे पास जो पाकिस्तान में बीएस हो रहा होता है वो तो साइकोलॉजी में हो रहा होता है। जनरल साइकोलॉजी में। एग्जैक्टली। ठीक है सर, इसके लिए तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसको एमएस में एडमिशन लेना चाहिए किसी फॉरेन की यूनिवर्सिटी में। और अगर तो वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है तो वो काफ़ी सारे बड़े पूल में जा सकता है। और अगर वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और उसको खुद ही अपने बलबूते पे पढ़ना है, तो भाई सबसे पहले तो अपनी फील्ड सिलेक्ट करें। ऑर्गेनाइजेशनल कहाँ जाती है, क्लिनिकल कहाँ जाएगी, कॉग्निटिव कहाँ जाएगी, जितनी भी फील्ड्स हैं, रिसर्च वाला कहाँ जाएगा, सारी फील्ड देख के पहले सिलेक्ट करो कि आपको बनना क्या है। क्योंकि यहाँ पे हर ऑर्गेनाइजेशन में एक साइकोलॉजिस्ट मौजूद होता है। जिस भी जगह पे जाओगे ना, आपको वो करियर काउंसलर मिलेगा, और आपको ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट मिलेगा, हॉस्पिटल्स में जाओगे तो क्लिनिकल मिलेगा, थेरेपी में जाओगे तो आपको थेरेपिस्ट मिलेगा। पहले वो एक डिसाइड करें। एडमिशन लेने का तरीका ये होगा, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, बहुत कम है, मैं आपको बताती हूँ, आप स्कॉलरशिप ग्रैब करो। स्कॉलरशिप ऐसे नहीं जैसे वो नेट पे साइट पे चले आ रहे होते हैं, स्कॉलरशिप इन स्वीडन, स्कॉलरशिप इन नीदरलैंड, ऐसे नहीं होते स्कॉलरशिप्स। स्कॉलरशिप्स के लिए आप पहले सर्च करो यूनिवर्सिटी कौन सी है जो सस्ती तालीम दे रही है। फिर देखें ट्यूशन फीस आपकी कौन माफ़ कर सकता है। फिर देखें कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको जॉब भी अवेल करने देगी, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको साथ में स्कॉलरशिप। एक तो वो होता है ना जो अच्छी तालीम की बुनियाद पे मिलता है, दूसरा वो जो आप लोग अपने एक्सपेंडिचर्स नहीं बर्दाश्त कर सकते उनके लिए भी यूनिवर्सिटी और वहाँ की गवर्नमेंट आपको देती है स्कॉलरशिप्स, उसमें ग्रैब करें। मैं तो नॉर्मली कहती हूँ कि अगर आपके पास पैसे नहीं आना, आप हंगरी की यूनिवर्सिटी सर्च करें, रोमानिया की टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप वो सर्च करें। आप जर्मन में जाएँ, जर्मन में बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए बहुत चीज़ें खोली हैं, एशियंस के लिए, क्योंकि एशियंस यहाँ मशहूर है कि बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। इन 3-4 मुल्कों की यूनिवर्सिटीज़ देखें जो ट्यूशन फ़ी आपको माफ़ करती हैं। इटली में यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया भी है, उसके छोटे-छोटे कैंपसेस हैं जहाँ पे वो सस्ती तालीम देते हैं और ट्यूशन फ़ीस भी नहीं होती। आप वहाँ पे आएँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या आपको टिकट लेना पड़ेगा और यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। उसके बाद आपको एक ट्यूशन फ़ीस अगर आप माफ़ करवा लेते हैं या वो नहीं लेते, फिर आपको उनसे बात करके यहाँ पे आके आप आइल्ट्स दें। इंग्लिश में आप कर लें, लेकिन साथ-साथ आप यहाँ की लैंग्वेज भी सीखते जाना, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको इटालियन नहीं करेगी ऑफ़र। आप जब यहाँ पे 6 महीने गुज़ार लोगे ना, उसके बाद आप स्कॉलरशिप्स के लिए खुद ही जाओगे और आपको 4 टू 5 आवर्स वर्किंग के भी आपको अलाउ होंगे यहाँ पे। उससे ये होगा कि आप अपनी अकोमोडेशन का खर्चा निकाल लोगे। फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स कंबाइंड भी रहते हैं, अकोमोडेशन आपस में शेयर करते हैं, एक कमरा होता है उसमें 3-3 4-4 लोग रहते हैं। तो अगर 300 यूरो भी आप लोगों का रेंट हो तो आप लोग 70-70 दे के गुज़ारा कर लेते हो, और खाना-पीना कोई इतना मुश्किल नहीं होता, वो भी हो जाता है साथ ही। क्योंकि यहाँ पे जॉब्स आपको ना यहाँ के जो स्टूडेंट सेक्शंस होते हैं वो आपको बहुत हेल्प करते हैं, और जेन्युइनली हेल्प करते हैं, ऐसे नहीं कि वैसे ही छोड़ देंगे आपको। फिर उसके बाद सिर्फ 6 माह टफ है या 3 माह टफ है, और पीएचडीज के लिए तो ये भी खुशखबरी होती है कि पीएचडीज को तो आते ही वो शुरू के आपको पैसे देना शुरू कर देते हैं। शुरू के 3 मंथ्स तो आपको 2-2 हज़ार यूरो भी मिलता है यहाँ पे। और अगर आपके पास पैसे हैं, ये तो उनकी कंडीशन होगी जिनके पास नहीं है, अगर आपके पास पैसे हैं ना तो आप स्विस को ग्रैब करो, स्विस की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, वो बहुत पैसा देते हैं। और आप फ्रांस में करें। बाकी इंग्लिश कंट्रीज़ तो अगर पैसे हैं तो आप वहाँ भी जा सकते हो, लेकिन वहाँ का क्राइटेरिया आपको जीआरई करना पड़ता है, आइल्स पक्का साथ देना पड़ता है, तो वो थोड़ा क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, उससे कुछ बच्चों की जान भी जाती है। और अगर आप पीएचडी की बात करते हो, अगर आप एमएस हो, तो आप ये भी देखना कि उन यूनिवर्सिटीज़ की जो लिस्ट है एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी की, उसमें आप जिस यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड हो उसका नाम भी है कि नहीं। पाकिस्तान में कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी में है जिनका इधर नाम ही नहीं है, तो वो फिर आपकी डिग्री क्रॉस हो जाती है। इसलिए जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं वो ज़रा चेक कर लें जब भी वो कहीं अप्लाई करें। तो ऐसा आपसे लास्ट में ये सवाल पूछना था कि अब हम आ जाते हैं कि उनकी या जो आपने रोड मैप बताया बहुत अच्छे तरीके से आपने गाइड किया है, और इसमें काफ़ी जो क्यूरीज हैं वो जो है वो रिजॉल्व हो गई हैं, उनका आंसर मिल चुका है। अब हम आ जाते हैं कि भाई एक जब वहाँ पे बंदा कर लेता है, लाइक एमफिल कर लेता है, वहाँ से एमएस कर लेता है या पीएचडी वहाँ से कर लेता है, तो उसके बाद वहाँ पर उसका फ्यूचर क्या है? सर पीएचडी करने वालों को तो ये लोग अपने पास ही रख लेते हैं। अगर ना भी रखे ना, तो आप किसी भी मुल्क में आराम से फ्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर एक टैग लग गया होता है उसका कंट्री का कि आप। और ये रिसर्च हमारी तरह की थोड़ी करवाते हैं ये लोग, हमारे यहाँ भी बहुत अच्छी रिसर्च होती है, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं होती, लेकिन
यहाँ पे जो लेवल है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पे सुपरवाइजर आपको हर वीक मिलता है और आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट लेता है, आपको जाने नहीं देता कहीं भी। और पीएचडी में आपको ये भी फ़ायदा है कि पाकिस्तान में आपने पैसे दे के ले पढ़ना है, यहाँ पे वो आपको पैसे देते हैं कि भई आपका शुक्रिया, आप यहाँ पढ़ने आए हो। फिर आपको शुरू के 3 माह में वो बहुत पैसे दे रहे होते हैं, उसके बाद डिफरेंट होता है, फिर आपको एज़ अ असिस्टेंट वो देते हैं और अगर आपका सुपरवाइज़र अच्छा है, तो वो तो आपको अपना असिस्टेंट भी रख सकता है वहाँ पे और उसकी अच्छी खासी स्मार्ट सैलरी होती है, हैंडसम सैलरी विद फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स। और पीएचडी एडमिशन का अगर कोई पूछना चाहता है या आपको, तो मैं उसके बारे में भी बता सकती हूँ। प्लीज प्लीज। सर पीएचडी एडमिशन्स के लिए ये होता है कि सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटीज़ देखनी है जो आपको आपका मनचाहा साइकोलॉजी में दे रहे हैं, देने के लिए तैयार है एडमिशन। नॉर्मली यहाँ पे जो मैक्सिमम है ना वो कॉग्निटिव साइंसेस के हैं, उसके बाद स्टैटिस जो साइकोमेट्रिक्स होते हैं उसके बहुत आपको मिल जाएंगे। सोशल साइकोलॉजी के 1-2 ही होते हैं हर यूनिवर्सिटी में जो हमारे यहाँ बेतहाशा, और क्लिनिकल के भी होते हैं लेकिन 4 से 5 होंगे। सबसे ज़्यादा कॉग्निटिव साइंसेस का होता है जिसमें मेमोरी, इमोशन, कॉग्निशन ये सारी चीज़ें आती हैं, वो यहाँ बहुत होता है। आपको सबसे पहले ऐसा एक फैकल्टी मेंबर ढूँढना है जो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे काम करवा सके। फिर आपको एक सिनॉप्सिस बनाना होता है, जो आप 4 पेजेज़ का भी बना सकते हो, 6 का भी बना सकते हो। मतलब आपने उसको बताना होता है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ और ये मेरा टॉपिक है। आपने उसको ईमेल करना होता है, वहीं से उसका लेके कि ये मैं काम करना चाहता हूँ, आपके पास सीट है। अगर वहाँ पे एडमिशन आया हो ना, कोई दिसंबर में, कोई साल में 1 दफ़ा, कोई 2 साल में 1 दफ़ा, हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट हिसाब है। लेट्स सपोज यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया ले लो आप, यहाँ पे वो अप्रैल में निकालते हैं अपना एडमिशन का फ्लायर। वो आ गया, उसके फ़ौरन बाद आपने एक सुपरवाइज़र ग्रैब करना है, उसको आपने सिनॉप्सिस भेजना है। अगर वो आपको दे देता है ना ओके का साइन कि हाँ, आपका काम अच्छा है, आप मेरे पास आ जाएँ। फिर आप उसका लेटर लेके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हो और ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजते हो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को। फिर वो उस पे वर्किंग करते हैं, आपके डिग्री की इक्विवेलेंस चेक की जाती है, आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन देखा जाता है और ये सारा अंग्रेज़ी में होता है। और आपका सिनॉप्सिस ऑटोमेटिकली सुपरवाइज़र ने पास किया है, फिर वो बोर्ड भी पास करता है। फिर आपका एक इंटरव्यू लिया जाएगा ज़ूम पे। अब जीआरई कुछ में होता है, कुछ में नहीं। अगर नहीं हुआ तो वो एक इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर उन्हें आप में कुछ कमियाँ नज़र आईं, तो वो आपको कहेंगे कि इन कमियों को दूर करके इतने अरसे बाद दोबारा इंटरव्यू होगा। नॉर्मली ऐसा नहीं कहते क्योंकि अगर अच्छी यूनिवर्सिटी है तो वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बच्चे को आता होगा। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा, फिर वो आपको सारा स्केड्यूल जारी कर देंगे जिसमें आप टिकट लेके यहाँ पहुँचेंगे। फिर साथ-साथ आप अपने सुपरवाइज़र के साथ जुड़ जाते हो आप, फिर वो आप अगर उसके पास जगह हुई तो वो आपको अपना असिस्टेंट लगा लेता है। अदरवाइज़ यूनिवर्सिटी की प्रेमिसेज़ में ही आपको कोई ना कोई जॉब ऑफ़र हो जाएगी और आप वहीं पे बैठ के आराम से लंबे अरसे के लिए काम कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो स्कॉलरशिप्स होते हैं, जो यूनिवर्सिटी में ही या नेशनल लेवल पे जो रिसर्चेज़ होती हैं, वो आपको मिलना शुरू हो जाती हैं। उसको रिसर्च ग्रांट्स बोलते हैं। फिर आप आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली दुनिया में जहाँ मर्ज़ी जाएँ, फिर आप पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई कर दें। विथ सेम प्रोसीजर, अपना सिनॉप्सिस पकड़ें और पोस्ट डॉक चले जाएँ। आप अपनी फैमिली भी लेके जा सकते हैं थोड़े अरसे बाद। आपकी सैलरी प्लस स्कॉलरशिप्स आपको दोनों तीनों चीज़ें मिल रही होंगी। ओके। तो आयशा, आज का हमारा जो वेबिनार है वो माशाल्लाह बहुत फ्रूटफुल रहा है। उसमें हमें जितना भी रोड मैप के ऊपर भी हमने बात कर ली, एकोमोडेशन के ऊपर भी हमने बात कर ली, यूनिवर्सिटीज के ऊपर भी हमने बात कर ली। तो ओवरऑल हमने इसको जो है ना वो कंप्लीट कर लिया है और इवन हमारा जो टाइम था आज के वेबिनार का वो भी कंप्लीट पूरा हो चुका है। तो हमें इसको अभी कंक्लूड करना है। लास्ट में अगर कोई मैसेज आप देना चाहें हमारे ऑडियंस के लिए या कुछ आप इनको कहना चाहें तो यू आर वेलकम। सर मैं यही कहूँगी कि हमारे बच्चे बहुत हार्ड वर्किंग हैं। हमारे पेरेंट्स, हमारे घर वाले हम पे बहुत पैसा लगा चुके हैं। क्योंकि इन्होंने सारा कुछ खुद ही दिया है फ्रॉम नर्सरी टिल टू डेट। तो मैं कहती हूँ यार, पढ़ के ना कोई ऐसा काम कर दो कि आप उन्हें वापस भी कर सको कुछ। उसके लिए पाकिस्तान की कंडीशन में आप लोगों को पता है हमारी इकोनॉमी भी डाउन जा रही है। अभी बाहर आएँ, रेमिटेंस कमाएँ, पाकिस्तान को भेजें। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, फ्यूचर भी सिक्योर होगा और हमारे कंट्री के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। आप लोगों में बहुत पोटेंशियल है, प्लीज़ इसे बाकी चीज़ों में वेस्ट मत करें। और लैंग्वेजेस सीखें, रिसर्च ओरिएंटेड हो जाएँ, बड़ी मार्केट में को पहुँचे और अपने दिखाएँ जो आप लोगों में कैपेबिलिटीज़ हैं। बस इससे बड़ा और मैं कुछ नहीं कह सकती। थैंक यू आयशा। माशाल्लाह आपने बहुत कंसाइजली और बहुत गहरे और मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इस मैसेज में जो है वो डिलीवर कर दी हैं हमारे ऑडियंस को। और हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो पाकिस्तानी यूथ है या जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं
तो वो इस चीज़ को जो है वो सीरियस लेंगे और इसके ऊपर काम करेंगे। तो लाइक गाइस, अगर आप लोगों को मिस आयशा से कोई हेल्प आउट चाहिए या कुछ भी आपको जो है वो नीडेड हो, तो काइंडली आप लोग हमें कांटेक्ट करें सीएमएचएस को। हमारा नंबर है 030012112223। आप हमें व्हाट्सएप करें, आपकी जितनी भी क्यूरीज होंगी वो रिजॉल्व कर दी जाएंगी और हम आपको जो है वो तमाम इसका आंसर भी देंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगले किसी नेक्स्ट वेबिनार में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू मिस आयशा, थैंक यू वंस अगेन। अल्लाह हाफिज। वेलकम।